हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स भाई आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 12 की 3 चैप्टर आपको हमने पहले ही पढ़ा रखा है। उसमें से आज हम चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं उतना हमने आज आपको बनाने का प्रयास किया है और इसी पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। जो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर 2 ये प्रकृति और जनसंख्या से रिलेटेड फर्स्ट बुक जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उससे जितनी क्वेश्चन बन सकता है उतना हमने बनाने का प्रयास किया है। दोस्तों, चलते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है कौन सा क्वेश्चन नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि वर्तमान में विश्व में जनसंख्या औसत घनत्व कितना है। देखिए, जब भी कभी क्वेश्चन कोई बनाइए तो बनाने से पहले ये आप सोचने की कोशिश करिए कि ये चैप्टर कौन सा। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे मिक्स किया, हमने यहाँ पे 2 चैप्टर मिक्स किया, एक प्रकृति और प्रकृति क्षेत्र और दूसरा हमने जनसंख्या, जिसमें विश्व की जनसंख्या घनत्व और वितरण के बारे में हमने बात किया है। तो सबसे पहले दोस्तों आप ये कोशिश करिए कि ये क्वेश्चन है किस चैप्टर का, और उस चैप्टर का पता चल जाए तो आपके लिए आसान हो जाता है। अब ये जनसंख्या घनत्व की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? डेंसिटी की बात कर रहा है, घनत्व की बात कर रहा है। इसका मतलब साफ साफ है कि ये जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर क्वेश्चन जो है वो चैप्टर 2 से रिलेटेड है। और जब 2 से रिलेटेड है तो हमें किस पर फोकस करना है? हमको या तो जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, वहां पर कोई जनसंख्या विश्व के बारे में पूछ रहा होगा, या फिर यहाँ पर वितरण फैलाव के बारे में पूछ रहा होगा, या घनत्व के बारे में पूछ रहा होगा। यही तो पूछ रहा होगा ना। तो इस तरह से चैप्टर नंबर 2 का है। तो कह रहा है वर्तमान में विश्व में जनसंख्या का औसत घनत्व कितना है। दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा डी, 57। यानी कितना औसत यानी प्रतिशत है, तो जनसंख्या घनत्व 57% है। अब आपको पूछा जाए कि औसत घनत्व का मतलब क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है दोस्तों? तो डेंसिटी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि कोई एरिया ये 1 किलोमीटर है, ठीक है। ये एरिया कितना है? 1 किलोमीटर का है, और उतना ही बड़ा एरिया ये भी है, ये भी क्या है? 1 किलोमीटर का ही है। दोस्तों, दोनों 1-1 किलोमीटर का एरिया है, लेकिन इस एरिया में 500 लोग रह रहे हैं और इसी एरिया में 1 किलोमीटर में ही यहाँ पर कितने लोग रह रहे हैं? 400 लोग रह रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि इस एरिया का डेंसिटी ज्यादा है। क्या है? इस एरिया का डेंसिटी यानी घनत्व ज्यादा है और यहाँ पर कम है। यानी प्रति किलोमीटर में लोगों की रहने की जो आबादी होती है उसी आबादी को ज्यादा और कम के आधार पर हम क्या मानते हैं? जनसंख्या घनत्व की श्रेणी में रखते हैं। तो यहाँ पर भी 57 है पूरे वर्ल्ड के जनसंख्या के हिसाब से। चलिए दोस्तों, आंसर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा उत्प्रवास, ये हम पढ़ते हैं, उत्प्रवास का पक्ष नहीं यानी साथ नहीं देता है। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है कि उत्प्रवास यानी एक जगह से दूसरी जगह कोई बात होती है उसका साथ नहीं देता है। क्या इसका आंसर देश होगा, कॉल होगा, जनसंख्या होगा, उद्योग होगा? यानी ये क्वेश्चन अगर उत्प्रवास का है तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपका कौन से चैप्टर का बन रहा है? ये भी क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 2 से ही बन रहा है। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उद्योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उद्योग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या निम्न में से किस देश की है? ठीक है। अब सवाल यहां पर देखिए, थोड़ी कंफ्यूजन आपको बन सकता है। अब कह रहा है कि एशिया महाद्वीप, अब एशिया महाद्वीप में चैप्टर नंबर तो 2 है यहाँ पर, ये भी कौन सा चैप्टर है दोस्तों? चैप्टर नंबर 2 है। लेकिन अब सवाल है कि जब हम एशिया महाद्वीप की बात करते हैं, एशिया महाद्वीप की बात करते हैं कि एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या निम्न में से किस देश की है? तो दोस्तों अभी कुछ साल पहले तक दुनिया की आबादी में सबसे ज्यादा एशिया का ही व्यक्ति था जिसका नाम चीन था। कुछ समय पहले क्या था? चीन था। तो अगर ये क्वेश्चन हम पीछे को लेकर चले उस अकॉर्डिंग आपका उत्तर क्या हो जाएगा? चीन मान लिया जाएगा। लेकिन अगर वर्तमान का मान के चले
कि एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या निम्न में से किस देश की है, तो वर्तमान कहा जाए तो भारत हो जाएगा। तो फिर हम क्वेश्चन को क्या मान करके चले, वर्तमान या पहले? तो देखिए दोस्तों, अभी तक जनसंख्या के जनगणना के आधार पर दुनिया का हो चीजें बदली नहीं है, तो पहले के हिसाब से ही देखा जाए तो क्या होगा। अब आप इसे देख लीजिए कि क्या बन सकता है। एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या निम्न में से किस देश की है? अगर है तो पूछ रहा है तो हम क्या लगा देंगे, भारत, क्योंकि आज के डेट में सबसे अधिक आबादी चाइना से भी ज्यादा भारत की हो चुकी है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है किस इलाके में? क्या पर्वतीय क्षेत्र में लोग अधिक रहते हैं, क्या पठारी क्षेत्र में लोग अधिक रहते हैं, क्या मैदानी क्षेत्र में अधिक रहते हैं, या मरुस्थलीय प्रदेशों में लोग अधिक रहते हैं? सवाल तो बिल्कुल सही है कि कहां पर ज्यादातर लोग रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ना पर्वतीय क्षेत्र में ज्यादा लोग रहते हैं, ना ही मैदानी क्षेत्र में। अपना देख लीजिए, पर्वतीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश है, क्या वहां लोग अधिक रहते हैं? नहीं। क्या पठारी क्षेत्र हमारा अरुणाचल प्रदेश से, क्या वहां लोग रहते हैं? नहीं। मरुस्थलीय क्षेत्र हमारा राजस्थान है, क्या वहां लोग रहते हैं? नहीं। ऐसे ही तो दुनिया में होगा, लेकिन मैदानी क्षेत्र उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब इलाके में लोग ज्यादा रहते हैं। तो उसी तरह से दुनिया में जो मैदानी क्षेत्र होता है वहां पर लोग ज्यादा रहते हैं और बाकी अन्य जगहों पर लोग कम रहते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि प्रति वर्ष नहीं होगा दोस्तों, आपके प्रतिकर्ष कर लीजिएगा। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक किसके लिए उत्तरदायी है? यानी चैप्टर नंबर 2 की तो बात कर रहा है ये भी, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 की ही बात हो रही, लेकिन ये किसके लिए उत्तरदायी है? क्या प्रवास के लिए है, क्या भू निम्नीकरण के लिए है, या वायु प्रदूषण के लिए है, या गंदी बस्तियों के लिए है? तो अपकर्ष और प्रतिकर्ष ये दो एक परिभाषा पढ़नी होती है। यानी कहीं पर अगर अपकर्ष यानी कहीं पर सब कुछ बेहतर है, माहौल अच्छा है, रोजगार धंधा है, तो वहां पर बाहरी जगह से लोग आते हैं रोजगार के लिए, उसे अपकर्ष करते हैं। और कहीं की स्थितियों को बेहतर ना होने की वजह से लोग छोड़ करके चले जाते हैं, उसे प्रतिकर्ष कहते हैं। तो अब ये प्रवास को ही तो दर्शाता है, यानी आना और जाना। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रवास के लिए। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रवास के लिए। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1850 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 1850 में दोस्तों विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो यहां पर इसका उत्तर हो जाएगा 100 करोड़। ये मैंने आपके नोट्स में बहुत बेहतर तरीके से भी दे रखा है और सारी चीजें हमने बता रखा है। अगर बारीकी से नोट्स पढ़ते हैं तो आपको बहुत कुछ समझ में बेहतर तरीके से आ सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? दुनिया की बात है तो जावा द्वीप होगा, या सुमात्रा, या बोर्निया, या सेलेबस, ठीक है, सेल्स है। तो किसका होगा दोस्तों? किस महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा जावा। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया में जावा पड़ता है और वहीं पर क्या है, ये आपका द्वीप है, इंडोनेशिया के अंदर में ही आता है। यहाँ की आबादी इन तीनों के अपेक्षाकृत क्या है? अधिक है। तो दोस्तों इसका उत्तर ये हो जाएगा। अब दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? यानी जनसंख्या में परिवर्तन करने के लिए इनमें से कौन एक जिम्मेदार नहीं है? तो दोस्तों देखिए, प्रवास भी एक जिम्मेदार है। जब कहीं लोग ज्यादा आएंगे तो जनसंख्या बढ़ जाएगी, कहीं से लोग ज्यादा चले जाएंगे तो वहां जनसंख्या बढ़ जाएगी, एक कारक ये भी हो सकता है। दूसरा कह रहा है आवास, रहना, ये तो नहीं हो रहा लेकिन आगे भी पढ़ लेते हैं। जन्म, अगर कहीं ज्यादा जन्म होगा तो लोग प्रवास की गतिविधियां बढ़ेगी घटेगी। मौत की वजह से भी होगा। इसका मतलब दोस्तों साफ साफ बता रहा है कि उत्तर क्या हो जाएगा? आवास हो जाएगा। बड़ी आराम से हमने आपको एक एक क्वेश्चन बताने का प्रयास किया है और आसान तरीके में कहता है। आप इसे एक बार भी दोस्तों देखोगे तो सारे क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। इन 2 चैप्टर से बड़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने उठाने की कोशिश की है, जो आने वाले समय में आपके लिए बहुत खास क्वेश्चन बनने जा रहा है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है 9 नंबर की सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? क्या ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है? वो भी है। क्या उत्तरी है? एशिया है? अफ्रीका है? कौन सा है दोस्तों? तो आपको भी पता है कि सबसे ज्यादा आबादी अगर दुनिया में चीन और क्या है भारत के पास है, तो ये दोनों ही देश जिस महाद्वीप में रहते होंगे उसी महाद्वीप की आबादी निश्चित तौर पर बड़ी हो जाएगी या अधिक हो जाएगी। तो ये दोनों ही देश कहाँ रहते हैं? ये दोनों ही देश रहते हैं एशिया महाद्वीप में। तो निश्चित तौर पे एशिया महाद्वीप की आबादी ज्यादा होगी। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर इसका सी हो जाएगा। कॉमन सेंस बना सकते हैं। 21वीं शताब्दी के आरंभ में ही, 21वीं शताब्दी के आरंभ का मतलब हो गया दोस्तों अब 21वीं शताब्दी चल रही है तो आरंभ यानी 2000 में ही, ठीक है, विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई थी। विश्व की जनसंख्या कितनी दर्ज की गई थी? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 600 करोड़। कितना हो जाएगा? 600 करोड़। कितनी आबादी थी दुनिया की? 600 करोड़। ये सब तो छोटा क्वेश्चन है दोस्तों। उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है? दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या उच्च जनसंख्या दर वृद्धि वाला देश कौन सा है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा डी, रूस। ठीक है, ये भी क्या है? जनसंख्या का क्वेश्चन है। तो ये किस चैप्टर का है दोस्तों? ये चैप्टर हो जाएगा आपका 2 नंबर। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों कह रहा है सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही रहती है? यानी सऊदी अरब जो देश है एक इस्लामिक कंट्री है, पश्चिमी एशिया का हिस्सा है। वहां पर सबसे अधिक लोग किस एरिया की तरफ रहते हैं? किधर की तरफ रहते हैं दोस्तों? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पश्चिम वाले इलाके में ज्यादातर रहते हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए ये सऊदी अरब है तो इस वाले क्षेत्र में ज्यादातर लोग रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? यानी एक जगह से दूसरे जगह लोगों को आने जाने का कारण नहीं है। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रहन सहन। ठीक है, रहन सहन की अच्छी दशाएं अगर होगी, बेहतर होगी, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह ना आएंगे ना जाएंगे, वहीं पर अपना रहेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी होते हैं किसके लिए दोस्तों? तो ये उत्तर हो जाएगा प्रवास के लिए। ठीक है, प्रवास के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? यानी जहां पर बहुत कम जनसंख्या नहीं है। विरल मतलब क्या होता है? कम जनसंख्या। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए आपका क्या उत्तर हो जाएगा? दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया जो है वहां पर आबादी है। अदरवाइज ध्रुवीय प्रदेश में बहुत कम लोग रहते हैं, भूमध्य सागरीय प्रदेश के इलाके में रहते हैं, अटाकामा में भी यहाँ पर दोस्तों लोग रहते हैं। क्या हो जाएगा? उत्तर सी हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा एक तथ्य नहीं है? मतलब एक तथ्य सत्य नहीं है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगा। ये उत्तर इसका क्या है? उत्तर है। अगला कह रहा है निम्न में किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर था? यानी दोनों के बीच में लगभग क्या था? बराबर था दोस्तों। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1970। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? 1970 में विकसित और विकासशील दोनों देशों की जनसंख्या लगभग क्या थी? बराबर की स्थिति से गुजर रही थी। अब दोस्तों आ रहा है क्या? जनांकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? यानी जनसंख्या में संक्रमण का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? तो इसका नाम था नोएस्टिन। कौन थे? नोएस्टिन थे। ठीक है, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? इन देशों में अगर देखा जाए अमेरिका, ब्राजील, बांग्लादेश, ठीक है, तो इन देशों में से अगर मिलाया जाए तो सबसे अधिक आबादी किसकी है दोस्तों? ब्राजील, बांग्लादेश, इंडोनेशिया की आबादी के हिसाब से अमेरिका की आबादी ज्यादा है। सिंगल क्वेश्चन है दोस्तों, आराम से बना सकते हो आप। निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है? कहाँ की जनसंख्या है दोस्तों जो बढ़ना चाहिए लेकिन बढ़ने की जगह अलावा घट रही है? तो लाटविया। ठीक है, लाटविया
जो यूरोप में पड़ता है वहीं के जनसंख्या है। ठीक है, अगला दोस्तों कह रहा है निम्न में कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। अब मानव भूगोल मतलब जो ह्यूमन भूगोल है उससे संबंधित नहीं है। मात्रात्मक क्रांति, क्षेत्रीय विभिन्नता, स्थानिक संगठन और अन्वेषण और वर्णन। बताइए इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, मात्रात्मक क्रांतिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, आधुनिक मानव भूगोल के जनक। आधुनिक मानव भूगोल के जनक हम किसे मानते हैं। आधुनिक मानव भूगोल के जनक हम फ्रेडरिक रेटजेल को मानते हैं। किसको मानते हैं दोस्तों, फ्रेडरिक रेटजेल। अब हम जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 की तरह, क्वेश्चन बढ़ रहा है ये। अगला कह रहा है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी किसने लिखी थी। ये एक किताब है, इस किताब को किसने लिखा था। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा, आप बता सकते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा, ए होगा। ठीक है दोस्तों, फ्रेडरिक जेल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जियोग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है। ये भी एक किताब है। किताब है दोस्तों, याद रखिएगा, अक्सर किताबों के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो बैरेनियस थे इसके, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला दोस्तों कह रहा है 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है। 1990 का दशक मतलब 10 साल, यानी 1990 से लेकर 2000 के बीच का समय किस उपागम के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा आधुनिकतावाद। क्या हो जाएगा, आधुनिकतावाद, आधुनिकतावाद। ठीक है, अगला है क्वेश्चन दोस्तों, किसने कहा था कि मानव प्रकृति का दास है। किसने कहा था कि मानव जो है वो प्रकृति का दास है। एलन सैंपल ने ये बात कही थी कि मानव जो है वो प्रकृति का दास है। मानव भूगोल का जनक किसे माना जाता है। मानव भूगोल का जनक किसे माना जाता है दोस्तों, फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है। ये सब पहले चैप्टर का क्वेश्चन है। नव निश्चयवाद हम लोग पढ़े थे ना, निश्चयवाद, नव निश्चयवाद, आधुनिकतावाद। ठीक है, प्राण पर्यावरणीय निश्चयवाद, संभावनावाद। तो नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे जी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। यानी प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है दोस्तों। तो दोनों के बीच का कारक क्या है, तकनीक। दोनों को जोड़ने का काम करता है कौन, तकनीक हो जाएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि संभावनावाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था। कि संभव है, हर चीज दुनिया में संभव है, कोशिश तो आप करके देखिए। इसी को संभावनावाद किया गया था। पहले तो व्यक्ति पर्यावरणीय निश्चयवाद के अनुसार ही चलता था। तो दोस्तों इसके बारे में सबसे पहले फ्रांस के जो थे फेवरे ने ही इसके बारे में सबसे पहले बताया था। कौन, सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है। कौन सा जो है जो सामाजिक विज्ञान का उप क्षेत्र यानी भाग नहीं है दोस्तों। तो इसका उत्तर हो जाएगा सैन्य भूगोल। क्या हो जाएगा, सैन्य भूगोल हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो फर्स्ट बुक और सेकंड बुक से रिलेटेड हमने आपको बताने की कोशिश यहाँ कर रहे हैं। जैसे जैसे हम हर चैप्टर वाइज बता रहे हैं आपको, जैसे जैसे चैप्टर क्लास में खत्म होती जा रही है उसको हम करा रहे हैं। पूरी सिस्टमेटिक तरीके से हम आपके साथ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सी, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है। नव निश्चयवाद के बारे में किसने बोला था, टेलर, ग्रिफिथ टेलर ने ही बताया था दोस्तों। अगला कह रहा है कि संभावनावाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। संभावनावाद में जो संभव है उसमें इनमें से किसको महत्वपूर्ण माना गया है। तो दोस्तों इसमें माना गया है प्राकृतिक घटक
और मानवीय घटक दोनों को ही मिला दिया गया है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है। कौन कह रहा है, मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है। मानव से तो परिवहन भी है, कृषि भी है, गृह निर्माण भी है, वस्त्र उद्योग। बताइए क्या होगा दोस्तों, 35 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, परिवहन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, मात्रात्मक क्रांतिक। ठीक है दोस्तों। अगला कह रहा है कि जियोग्राफिका जनरालियस के लेखक कौन हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। 37 नंबर क्वेश्चन, अब कह रहा मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये बात किसने कहा था, ये तो निश्चित तौर पे परिभाषा है, और मैं आपको बार बार कहता हूं कि एक परिभाषा एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो इस बात के बारे में किसने कहा था, सैंपल, कुमारी सैंपल ने इसे बताया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक मानव भूगोल के जनक किसे माना जाता है, आधुनिक फ्रेडरिक रेटजेल को। एक दो क्वेश्चन दोस्तों रिपीट भी हो गई है। अगला कह रहा है क्या, मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को क्या कहते हैं, रोका, लदांग, मिल्या या झूम कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, मिल्या। मैक्सिको में कृषि को। निम्न में कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है, मानव भूगोल का उपागम नहीं है दोस्तों इसमें, तो प्रकृति का मानवीयकरण। क्या हो जाएगा उत्तर इसका, प्रकृति का मानवीयकरण। अगला कह रहा है निम्न में किस भूगोल वेता का संबंध संभावनावाद से है। किसने संभावनावाद के बारे में बताया था, विडाल डी ला ब्लॉ, बी उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका। अगर कह रहा है क्या, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा दिए गए विकल्पों से उचित विकल्प चुनिए। भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है, मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और मानवीय जगत के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। दोनों तो बात बिल्कुल ही दोस्तों सही है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ए और बी दोनों ही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, मानव भूगोल की इस परिभाषा का संबंध किस भूगोल वेता से है। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन, सब चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है दोस्तों। आप इसे बड़ी ध्यान से बनाने का प्रयास करिएगा और समझिएगा। एलन सी सैंपल ने इसके बारे में बताया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विकास की आरंभिक अवस्था में मानव प्रकृति की सुनता था, उसकी प्रचंडता से भयभीत था और उसकी पूजा भी करता था। यह कथन मानव भूगोल की किस विचारधारा का समर्थन करता है दोस्तों, बताइएगा। संभावनावाद। क्या होगा उत्तर इसका, संभावना की हर चीज क्या है दुनिया में संभव है, जिसे हम संभावनावाद के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मानव भूगोल की शाखा नहीं है, मानव भूगोल की शाखा नहीं है दोस्तों, समुद्री विज्ञान। समुद्री विज्ञान जो है मानव भूगोल की शाखा नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भूगोल वेता विधि टेलर का संबंध किस विचारधारा से है। टेलर का संबंध किस विचारधारा से है दोस्तों, तो नव निश्चयवाद के बारे में ग्रिफिथ टेलर ने बताया था। अगला कह रहा है कि निम्न में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, तो दोस्तों इसका उत्तर सी हो जाएगा। प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर का सूचक होती है। अगला कह रहा है दोस्तों 50, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत है। प्राचीन महाकाव्य, इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी। अगला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम परिष्कृत सांख्यिकी विधियों के प्रयोग पर बल देता है। ठीक है, इस पर बल देता है, तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा स्थानिक
संगठन। ठीक है, अगला कह रहा है क्या दोस्तों, कंप्लीट हो गया। टोटल आपके 50 क्वेश्चन थे। निश्चित तौर पे आपको बेहतर लगा होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और दोस्तों के बीच में बताइएगा। पहली बार अगर चैनल पे आए होंगे तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।